नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट के लिए जितने भी लैंग्वेज होते हैं, चाहे आप इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें या फिर जो भी लैंग्वेज आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो पेडागोजी होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पेडागोजी से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के जो भाषा में 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाता है। तो आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए उस पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्रामर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बेसिकली आंसर पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो हमें फोकस मेनली पेडागोजी वाले सेक्शन पर करना है, क्योंकि अगर आपने पेडागोजी को मजबूत कर लिया तो आप लैंग्वेज वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, 25 प्लस कर पाएंगे अगर आपने पेडागोजी पर कमांड कर लिया। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों, सभी वर्षों, सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अ लैंग्वेज टीचर usually begins her class by giving certain situation, posing few questions, sharing their experience etc. This is known as, यानी कहा यह जा रहा है कि एक भाषा का शिक्षक प्रायः अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले कुछ विशेष सिचुएशन, कुछ विशेष परिस्थिति बच्चों के सामने शेयर करता है, उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता है और अपने अनुभव को शेयर करता है। तो ये क्या कहलाता है? देखिए, बच्चा जब पहले विद्यालय आता है तो घर से जब वो विद्यालय आ रहा है तो हो सकता है उसके घर का माहौल ठीक ना हो। इसके अलावा अन्य भी कंडीशन हो सकती है कि कई बालक अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए हों, जिसकी वजह से वो कक्षा में कंफर्टेबल फील ना कर रहे हों। तो यहाँ पर जब विभिन्न प्रकार के सिचुएशन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जा रहे हैं और टीचर अपना अनुभव शेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे सहज हो जाएं कक्षा में और उनका पूरा फोकस जो उनके घर का माहौल था, जो वो अनकंफर्टेबल थे इन्वायरमेंट की वजह से या फिर अलग अलग संस्कृति की वजह से, वो बच्चे अब कंफर्टेबल फील करने लगे। और जैसे ही कंफर्टेबल बच्चा फील करेगा, उसका पूरा फोकस जो होगा वो जो टीचर पढ़ाएगा उस पर आ जाएगा। यानी कि बच्चों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए पढ़ाने से पहले ये सभी टास्क कराए जाते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, प्री रीडिंग टास्क, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले ये सभी टास्क किए जाते हैं। प्री रीडिंग टास्क इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, यहां पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले, मतलब कि इसी से स्टार्ट ही किया जाता है, इन सभी एक्टिविटी से। तो इसे हम लोग प्री रीडिंग टास्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। चलिए, यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पढ़ करके उसका अर्थ समझना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? अर्थ समझना, बोधगम्यता इसे कहते हैं। तो यही बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग बात करें, दिया गया है आइडेंटिफाइंग द अल्फाबेट। अब मान लीजिए बच्चा कुछ लिखा हुआ पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो उसके अल्फाबेट को भी पढ़ पा रहा है, यानी कि पहला विकल्प संकुचित है और वो तीसरे में पहले से इंक्लूडेड है। दूसरा विकल्प देखिए, नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि विराम चिन्ह की ज्ञान की बात की जा रही है। मान लीजिए बच्चा कोई पैराग्राफ पढ़ करके उसका अर्थ समझ लिया, तो जाहिर सी बात है कहाँ पर ठहराव है, कहाँ पर विराम चिन्ह है, कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस है, ये सभी बच्चे को ज्ञान होगा तभी उसका अर्थ समझ पा रहा है। तो यानी ये भी इसमें पहले से इंक्लूडेड है, इसलिए संकुचित है दोनों, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प की बात करें, फ्लुएंसी इन रीडिंग, यानी बच्चा एक तरीके से धारा प्रवाह तरीके से पढ़ पा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो प्राइमरी लेवल पर सिर्फ इतनी उम्मीद की जाती है कि बच्चा धीरे धीरे ही सही लेकिन पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर ले। फ्लुएंसी पर जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लिए मेजर फोकस किस पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिंपली आप ये समझ लीजिए कि बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना है। तो कम्युनिकेशन क्यों सिखाया जाता है? इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। देखिए, कोई भी भाषा सिर्फ हमें इतना अवसर देती है कि हम अपने आप को उस भाषा में एक्सप्रेस कर पाए। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर मदर टंग बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, और टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो दोनों लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस ही किया जाता है।
ठीक है, इसी को बस ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव लैंग्वेज, नेटिव स्पीकर, नेटिव यानी कि मातृभाषा की बात की जा रही है, बच्चे के मदर टंग की बात की जा रही है। तो यहां पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कराना है, इसमें कहीं भी मदर टंग या फिर टारगेट लैंग्वेज की बात ही नहीं की गई है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए फोकस द फॉर्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, ये भी टारगेट लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बच्चे को कम्युनिकेटिव स्किल देना है, यहां पर लैंग्वेज की बात ही नहीं की गई है कि उसके मदर टंग की बात होगी या फिर टारगेट लैंग्वेज की बात होगी। चौथा विकल्प देखिए फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल का मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज को दोहराना, रिपीट करना। तो बच्चा कोल्हू का बैल थोड़ी है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा। अधिगम का मतलब ये होता है कि बच्चे प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, और प्रयास जो होगा वो कहीं ना कहीं बच्चे के सचेतन मन से होगा, यानी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किए जा रहा है जबरदस्ती का, वो चीज हमेशा निगेटिव होती है। ड्रिल शब्द कहीं भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। अब 3 विकल्प तो वैसे ही गलत हो गए, एक ही विकल्प बचा देखिए प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता या फिर सामर्थ्य, यानी कि बच्चों में इतनी क्षमता विकसित कर दी जाए ताकि वह कम्युनिकेट कर पाए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। देखिए तीसरा विकल्प जो है वो किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है कि टारगेट लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज। तीसरा जो है वो सभी लैंग्वेज की बात कर रहा है, बच्चा कम से कम अपने आप को एक्सप्रेस करने की योग्य हो जाए, चाहे जिस भी भाषा में उसको ट्रीट किया जा रहा हो। तो यही देखिए पहला और दूसरा विकल्प जो है वो पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉड सेंस में, ये पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज तक संकुचित नहीं है या फिर लिमिट नहीं कर रहा बच्चे को पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज में, क्योंकि प्रश्न हमसे पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज के बारे में पूछा ही नहीं गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट इज, यानी कि जो मैं भाषा बोल रहा हूं उसके साथ ही साथ भाषा में आए हुए शब्दों का अपने बॉडी के माध्यम से फिजिकल मूवमेंट करना, यह क्या कहलाता है? ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी स्कूल में जब आप जाते होंगे कभी भी, बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी एक्टिविटी आप देखिएगा, जो कविता वो पढ़ा रहे होते हैं उसी प्रकार से वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कविता है उनके चैप्टर में, एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब टीचर बच्चों को ये पढ़ा रही होगी तो जब मोटा शब्द आएगा, एक मोटा, तो बच्चे को दोनों हाथ फैलाते हुए मोटापे का इशारा करेगी टीचर, और जब हाथी शब्द आएगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का, यानी कि हाथी का संकेत देने की कोशिश करेगी बच्चों को। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि बच्चे की इंद्रियां जितनी ज़्यादा एक्टिव होंगी उसका अधिगम उतना ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। जैसे कि मैं अगर बच्चों को केवल बोल करके पढ़ाऊं कि एक मोटा हाथी झूम के चला, तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा केवल उस समय केवल सुन पा रहा है, यानी कि केवल कान की इंद्रियां उसकी एक्टिव हैं। लेकिन जब मैं बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से बताऊंगा तो बच्चे सुन तो पा ही रहे हैं, साथ ही साथ वो देख भी पा रहे हैं उन सभी बॉडी मूवमेंट को टीचर के। तो बॉडी मूवमेंट के टीचर को जब वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आंखों की जो इंद्रियां वो भी एक्टिव हो रही हैं, यानी एक साथ 2 इंद्रियां एक्टिव हो रही हैं, इसलिए बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि आज समावेशी कक्षा की बात की जाती है, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है। हो सकता है कोई सुन नहीं सकता, हो सकता है कोई देख नहीं सकता, तो जो सुन नहीं सकता वो कम से कम बॉडी लैंग्वेज को देख करके थोड़ा समझने की कोशिश कर सकता है, और जो देख नहीं सकता वो हमारी बातों को, यानी टीचर की बातों को सुन करके उसका अर्थ समझ सकता है। यानी कि ये सबके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल होता है चीज़ें, कि अगर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी कम्युनिकेट किया जाए तो सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। इसी को बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्री रिक्विजिट्स मतलब कि क्या बेसिक नीड है, उस सेंस में पूछा जा रहा है, यानी कि जो मूलभूत साक्षरता होती है, मूलभूत साक्षरता के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मूलभूत साक्षरता में ये आता है कि बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाएं और कुछ लिख पाएं। इसके अलावा न्यूमरेसी की भी बात की गई। न्यूमरेसी का मतलब होता है कि बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बच्चे आने चाहिए और अंकों का ज्ञान होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, रीड राइट एंड प्ले विथ नंबर। यहां पर रीड राइट तो ठीक है, लेकिन प्ले विथ नंबर नहीं होगा। तीसरा देखिए राइट रीड एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो ईवीएस की बात नहीं होती है इसमें। लिसन यानी सुनने की बात की गई, जो सुनना नहीं होता इसमें, बोलना भी नहीं होता है।
अर्थमेटिक ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, रीड यानी कि पढ़ना, राइट यानी कि लिखना, यानी बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाएं और कुछ चीजें लिख पाएं। इसके अलावा बेसिक ऑपरेशन विथ नंबर्स, ऑपरेशन की बात होनी चाहिए, यानी कि जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, बेसिक गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग और नंबर्स यानी अंकों के बारे में बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रीडिंग द टास्क वी डिजाइन फॉर लर्नर्स टू सपोर्ट ग्रामर लर्निंग, यानी बच्चे को ग्रामर सिखाने के लिए जो उसका रीडिंग टास्क है उसको किस प्रकार से डिजाइन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि इट शुड नॉट हैव अ सोशल फंक्शन, ये जा रहा है कि जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाना है, रीडिंग टास्क जो भी कराना है, वो उसका सोशल फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाना है, यानी कि जो उसका सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है उससे जोड़ करके पढ़ाना है। और ये क्या कह रहा है कि उससे एक तरीके से एसोसिएट नहीं होना चाहिए, सोशल फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, इट शुड बी पर्पजफुल फॉर द टीचर्स पर्सपेक्टिव, पर्पजफुल होना चाहिए यानी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, ना कि शिक्षक केंद्रित। ये टीचर का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट नहीं है, प्यूपिल का, छात्र का, बच्चों का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। यहां पर टीचर की बात की जा रही है, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, इट शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, यहां पर इंफॉर्मेटिव केवल रहता तब ठीक रहता, लेकिन अगर हाईली बोल दिया गया यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है। अब प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए हाईली इंफॉर्मेटिव आप पीजी लेवल का कंटेंट थोड़ी देंगे, बच्चों के मानसिक स्तर के हिसाब से ही तो देंगे। तो हाईली इंफॉर्मेटिव निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि जो टास्क बच्चे से कराना है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण में सब कुछ आ गया, जो कि बच्चे की मानसिक आयु के हिसाब से होगा, बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से होगा, बच्चों के रुचि के हिसाब से होगा। क्योंकि मीनिंगफुल तो तभी होगा ना जब बच्चे को ध्यान में रख करके उसको तैयार किया जाएगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट। देखिए प्रश्न निगेटिव सेंस में है तो उत्तर भी निगेटिव वाला होगा, यानी कि कहा यह जा रहा है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड निम्न में से क्या नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि बच्चों को ज्यादा फोकस किस पर कराया जाता है, ग्रामर पर, और साथ ही साथ जो टारगेट लैंग्वेज है यानी अंग्रेजी है, उसके जो कठिन शब्द होंगे उसको बच्चे की मदर टंग में ट्रांसलेट करके यानी अनुवाद करके बताया जाता है। यानी कि बच्चे को टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे तो ट्रांसलेट कर दिया जा रहा है बच्चों की मदर टंग में। तो इससे क्या विकसित नहीं किया जा सकता है, बच्चों में टारगेट लैंग्वेज को लेकर के कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे को तो टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि टीचर उसको ट्रांसलेट कर दे रहा है उसकी मदर टंग में। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, तो ये तो बात पॉजिटिव है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में होता ही है कि बच्चों के लिए जो टारगेट लैंग्वेज है उसको उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर, अभी मैंने आपको बताया कि इस मेथड में ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो ये विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इनहेंस अ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, यानी कि इनहेंस का मतलब बढ़ाना और कम्युनिकेटिव स्किल यानी कि बच्चों के संप्रेषण कौशल को यानी संवाद करने के कौशल को। जब बच्चा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है तो उसमें कहां से इनहेंस होगा उसका कम्युनिकेटिव स्किल, तो ये विकल्प निगेटिव है। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है, अ गुड टेक्स्ट इज दैट विच हैज द राइट लेंथ, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चों की किताबों में जो कहानियां दी गई रहती हैं, जो लेख दिया गया रहता है, वो उचित लेंथ का होना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। अब प्राइमरी का बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, तो उसके लिए 10 पेज का कहानी तो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 पेज का कहानी होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि उनके मानसिक स्तर के हिसाब से कहानी का लेंथ होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज रेलिवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर द लर्नर्स, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बच्चों के
रुचि के हिसाब से उसका पाठ होना चाहिए, उसका टेक्स्ट होना चाहिए, और रेलिवेंस यानी कि उनके संदर्भ से जोड़ करके, यानी कि उनके मानसिक स्थिति और ये सभी चीज़ों को देखते हुए होना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तभी तो बच्चा उसमें रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो तत्पर होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि तत्परता का नियम थांडाई का यही कहता है कि बच्चे जब खुद से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे, और खुद से कब पढ़ेगा, जब उसको रुचि आएगी, तभी तो वो इंटरनली मोटिवेट होगा चीज़ों को सीखने के संदर्भ में। तो ये कैसे होगा, जब बच्चे के रुचि के हिसाब से होगा, इंटरेस्ट की बात की गई है, और जब बच्चों के लिए रिलेवेंस होगा। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, अ गुड टेक्सचुअल कंटेंट शुड कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों के किताबों में जो टेक्सचुअल कंटेंट दिया गया है वो सभी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को कवर करना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चों के ग्रामर पर ज़्यादा फोकस देने के अलावा ये कहा गया है प्राइमरी लेवल के लिए कि बच्चे को ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाना है, बल्कि उसके कहानी के माध्यम से ही, उसके कंटेंट के माध्यम से ही पढ़ाना है। तो यहां पर ज्यादा फोकस ग्रामर पर नहीं दिया गया। और वैसे भी आप देख लीजिए, कहा यह जा रहा है कि कवर ऑल द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि प्राइमरी के बच्चे को ग्रामर के सभी नियमों को सिखा दिया जाए? कक्षा 1 का बालक वो ग्रामर के सभी नियमों को कैसे सीख सकता है? इसलिए यह विकल्प निगेटिव है, और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया है, यह हमारा उत्तर होगा। पहला विकल्प देख लेते हैं, अ गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड। कल्चरली यानी कि सांस्कृतिक रूप से होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन ओवरलोड का मतलब क्या हो गया? अति की बात जब हम लोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में चला जाता है। किसी भी चीज का जब अति होता है तो वो निगेटिव सेंस में चला जाता है, इसलिए ये भी विकल्प निगेटिव है। इस विकल्प का कहने का मतलब ये है कि बच्चों के टेक्स्ट में सिर्फ कल्चर पर ही फोकस करना चाहिए। तो अगर हम केवल कल्चर पर ही फोकस करेंगे तो बच्चे आज टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे सीखेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में कैसे सीखेंगे? तो कल्चर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को केवल कल्चर ही सिखाना है, अन्य भी चीज़ें तो सिखानी है। इसलिए यह विकल्प निगेटिव है। और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहां पर 2 विकल्प क्यों सही बता रहा हूं, क्योंकि 2 विकल्प यहां पर निगेटिव दिए गए हैं और प्रश्न भी निगेटिव सेंस में पूछा गया, और जो आंसर की जारी किया गया था सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उसमें दोनों विकल्प को सही मान लिया गया, क्योंकि दोनों विकल्प इसके सही होंगे, क्योंकि दोनों विकल्प निगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों यहां पर सही है रिवाइज्ड आंसर की के हिसाब से। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच एमंग द फॉलोइंग सपोर्ट्स ऑफ प्री रीडिंग एक्टिविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्री रीडिंग एक्टिविटी के लिए सपोर्ट करता है? ध्यान से समझिएगा, प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है? पहले ही प्रश्न में मैंने आपको समझाया था कि बच्चे को कंफर्टेबल करने के लिए जो रीडिंग टास्क टीचर कराना चाहता है उससे पहले जो एक्टिविटी कराई जाती है उसे ही बोला जाता है प्री रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें बच्चे से हल्की फुल्की बात की जा सकती है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे इन्वायरमेंट में सेटल हो। इसके अलावा टीचर अपना अनुभव शेयर कर सकता है या फिर बच्चे से अनुभव कुछ लिया जा सकता है। ये सभी चीज़ें होती हैं प्री रीडिंग एक्टिविटी में। तो इसमें कौन सा चारों विकल्पों में से किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। प्राइमरी लेवल पर मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चे को अलग से ग्रामर पढ़ाने की बात नहीं की जाती है। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहते हैं कि बच्चे को उसके कॉन्टेंट के माध्यम से ही ग्रामर पढ़ाना है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए बच्चे को टेंस पढ़ाना है तो आप अलग से टेंस नहीं बताएंगे, बल्कि बच्चे को कहानी के माध्यम से जब पढ़ा रहे हैं कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर जाया करता था, अचानक उसके सामने भालू आ गया, तो ये क्या है, ये आप बच्चे को बता सकते हैं कि देखिए ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो जो घटनाएं घटित हो चुकी रहती हैं पहले से, उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं, यानी भूतकाल की घटनाएं। तो इस तरीके से आप बच्चे को टेंस पढ़ाएंगे कहानियों के माध्यम से। और ये विकल्प क्या कह रहा है? टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो आप खुद सोचिए ना कि अभी बच्चे को पढ़ाना शुरू नहीं किया गया है, पढ़ाना शुरू करने से पहले जो प्री रीडिंग टास्क किया जा रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चे को जब टेक्स्ट पढ़ाया ही नहीं गया और टेक्स्ट के ही माध्यम से ग्रामर पढ़ाना है, तो वहां पर बच्चे को पहले टीचिंग कैसे ग्रामर के बारे में कराया जा सकता है? तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट। अभी देखिए टेक्स्ट को पढ़ाना टीचर ने स्टार्ट नहीं किया है, तो बिना पढ़े या फिर बिना सुने या फिर बिना समझे बच्चा कैसे उसको समराइज कर पाएगा? तो ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क। यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर भी एक तरीके से पैराग्राफ यूज करने की बात की जा रही है। तो यहां पर अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, टास्क शुरू नहीं हुआ है, एक तरीके से जो रीडिंग एक्टिविटी है वो शुरू नहीं हुआ है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यूजिंग अ प्रेडिक्शन टास्क। ये किया जा सकता है कैसे? ध्यान से समझिएगा। जब बच्चे के लिए कक्षा में टीचर आया तो उस समय सबसे पहले प्रस्तावना कौशल होता है, बच्चे से कई प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद से बच्चे धीरे धीरे आंसर बताने लगते हैं और किसी एक प्रश्न पर जाकर के बच्चे रुक जाते हैं। उसके बाद से टीचर क्या करता है कि
एक तरीके से उद्देश्य कथन कहता है कि बच्चों आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद बच्चे में क्यूरियोसिटी बनाने के लिए बच्चे से टीचर ये कहता है कि बच्चे इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, इस कहानी में क्या हो सकता है। बच्चे को बताया जा सकता है कि इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं, एक शेर है, एक भालू है, एक शिकारी है। अब बच्चे को बता दिया गया कि मेन कैरेक्टर ये है। अब बच्चे से कहा जा सकता है कि बच्चे आप अनुमान लगाओ कि इसमें क्या हो सकता है इस कहानी में। तो ये एक एक्टिविटी ऐसी है जिससे बच्चा कंफर्टेबल भी होगा, वो रुचि भी लेगा, साथ ही साथ वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी होगा। तो ये प्रिडिक्शन टास्क इसी को तो बोला जाता है, यानी बच्चे अनुमान लगा रहे हैं कि इस तीनों कैरेक्टर को लेकर के कहानी में क्या घटित हो सकती है। यही किया जा सकता है प्री रीडिंग एक्टिविटी के तहत। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द टास्क सच एज राइटिंग एज कैरेक्टर और अ स्पेक्टर ऑफ द एक्शन एंड आइडिया ऑफ द टेक्स्ट कम अंडर। यानी कहा यह जा रहा है कि ध्यान से समझिएगा, राइटिंग एज ए कैरेक्टर यानी कि आप वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उस कैरेक्टर में अपने आप को मानते हुए आपको एक टेक्स्ट लिखना है। तो ये क्या कहलाएगा, ध्यान से समझिएगा। आप जो कैरेक्टर नहीं है उस कैरेक्टर को मानते हुए जब आप कोई लेख लिखते हैं या फिर इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये बोला गया कि आप एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, तो आप देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो आप प्रधानमंत्री हैं नहीं, लेकिन आपको अपने आप को उनकी जगह पर एज्यूम करना है और उसके बाद आप अपना समाधान बताएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन, यानी कि जो कैरेक्टर आप नहीं है उस कैरेक्टर में अपने आप को मानते हुए आपको बताना है कि आप क्या करेंगे अगर आप होते तो। ऑप्शन नंबर 1 एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर और के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली ही बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।